नमस्कार साथियों, राम राम। मैं राजकुमार पालीवाल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पालीवाल सर पर। जैसा कि आपको पता है कि अपन लगातार थर्ड ग्रेड और रीट मेंस का जो पेपर होना है उसके लिए मॉक टेस्ट लेकर आ रहे हैं। आज भी मैं एक वैसा ही मॉक टेस्ट लेके आया हूं जिसमें 25 प्रश्न होने वाले हैं और देखते हैं कि आप इन 25 प्रश्नों में से कितने प्रश्न हल कर पाते हैं। आपकी तैयारी को टेस्ट करने के लिए बहुत ही शानदार और उत्तम स्थान है, तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और निश्चित तौर पर वीडियो के अंत तक बने रहें, आपको क्लास में मजा आ जाएगा। तो बिना देर किए हुए मैं इस क्लास को शुरू करता हूं। चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। तो आज की क्लास को पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राज्यपाल द्वारा किया जाता है। मतलब हम कौन सो काम राज्यपाल करे। पहला है विधानसभा का सत्रावसान करना, दूसरा है विधानसभा भंग करना, तीसरा है विधानसभा की बैठक स्थगित करना और चौथा है विधानसभा का अधिवेशन आहूत करना। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अनुच्छेद 174 174 में लिखा गया है कि राज्यपाल विधानसभा के सत्र को बुलाता है, यानी सत्रावसान करता है। तो ये हो गया, ठीक है। सत्र को समाप्त करता है, आहूत करता है, दोनों काम करता है। विधानसभा के सत्र को बुलाता भी है और विधानसभा के सत्र को समाप्त भी करता है, और वो लोग विधानसभा को भंग भी कर सकता है। तो ये तीन काम करता है अनुच्छेद 174 के अनुसार। क्या वो विधानसभा की बैठकों की अध्यक्ष को स्थगित कर सकता है? तो मैं आपको बताऊं कि राज्यपाल विधानसभा की बैठकों को स्थगित नहीं कर सकता। वह जो स्थगित करने का जो अधिकार है वो विधानसभा के अध्यक्ष के पास होता है। स्थगित करने का मतलब यहाँ यह है कि भाई 1 घंटे के लिए स्थगित कर दिया, 2 घंटे के लिए स्थगित कर दिया, 2 दिन के लिए या 1 दिन के लिए स्थगित कर दिया। ये काम संबंधित विधानसभा का अध्यक्ष करता है, तो ये राज्यपाल का काम नहीं होता। तो इन कामों में अनुच्छेद 174 के अनुसार राज्यपाल 1, 2 और 4 नंबर के काम करता है। 3 नंबर का काम कौन करता है? ये विधानसभा का अध्यक्ष करता है। विधानसभा का अध्यक्ष जो है ना, वो विधानसभा की बैठक को स्थगित कर सकता है। तो पहले प्रश्न का अपने का उत्तर क्या हो गया? 1, 2 और 4। इसका मतलब डी उत्तर अपना सही हो गया। 1, 2 और 4 उत्तर अपना सही हो गया। तो पहले प्रश्न का उत्तर ये हो गया। चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाओ, डिस्क्रिप्शन में भी को लिंक है। अब चलना दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ गीत लिखे हुए हैं, दूसरी तरफ वो कब गाए जाते हैं वो लिखा हुआ है। तो पढ़ते हैं कौन सा सही है, गलत कौन सा है। सॉरी, घोड़ी गीत वर निकासी के समय, गुड़ चढ़ी रस्म के समय गाया जाने वाला गीत। यानी घोड़ी गीत कब गाया जाता है? जब दूल्हा घोड़ी पर बैठता है उस समय जो गीत गाया जाता है उसे घोड़ी गीत के नाम से जाना जाता है। यानी निकासी निकला भी टाइम जो गीत का निकासी, यानी जब जो है वो दूल्हे को बींद बनाया जाता है और उसे घोड़ी पर बैठकर निकासी निकाली जाती है, उस समय जो है वो घोड़ी गीत गाई जाए। अब बात एकदम सही है, घोड़ी गीत भी टाइम में गाई जाए। जच्चा गीत परिवार में बालक के जन्म के समय, यानी जच्चा तो उसी को कहते हैं जो गर्भवत जो बच्चा पैदा करने वाली स्त्री को जच्चा कहते हैं अपने मारवाड़ी में। तो जच्चा गीत जब कोई औरत के बच्चा लड़का जन्मता है तो उस समय जो गीत गाई जाए वो जच्चा गीत हुए। उसके बाद तीसरा है जला गीत, बालक जन्म के बाद कुआ पूजन के समय। देखो जला गीत जो है वो गलत है, अटी बता दू थाने, जला गीत गलत है। ये जलुआ पूजन जरूर होता है बालक के जन्म के बाद, लेकिन उस समय जला गीत नहीं गाया जाता। वो जला गीत कब गाई जाए? जला गीत गाया जाता है जब दुल्हा लड़की के घर आता है और दुल्हन के घर वाले या जो औरतें उनको देखने के लिए जाती है, उस समय जो गीत गाती है वो जला गीत होता है। यानी जब दूल्हा बारात लेके आता है उस समय जो दुल्हन के घर की औरतें जो गीत गाती है वो जला गीत होता है। तो जला गीत बालक जन्म के बाद कुआ पूजन के समय नहीं, वो जड़ुआ गीत होता है, वो अलग चीज है। वो जड़ुआ पूजन के समय
जड़वा गीत अलग होता है, जला गीत अलग होता है। तो बहुत ही कंफ्यूजिंग सा प्रश्न है। निश्चित तौर से अगर आपने इसको ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो गलत होने के चांस ज्यादा होंगे। और लास्ट है रसिया गीत होली के उत्सव पर। वैसे भी होली आने वाली है अभी, तो होली के उत्सव पर रसिया गीत गाया जाता है। और होली का बात ही आ गई तो बता देता हूं कि होली के अवसर पर शेखावटी में दो महत्वपूर्ण नृत्य बहुत ज्यादा फेमस है। एक तो गिंदड़ और एक चंग। चंग नृत्य और गिंदड़ नृत्य। एक तो गिंदड़ और चंग नृत्य। इस चंग ने ढप भी कवे वो अवनद वाद्य ये वह। तो गिंदड़ नृत्य और चंग नृत्य ये दोनों शेखावटी के नृत्य हैं और ये होली के अवसर पर किए जाते हैं। तो इको उत्तर जो सी जला गीत। ये जला गीत जो है ना वो बालक के जन्म के समय नहीं गाया जाता। ये गाया कब जाता है मैं आपको बता चुका हूं। जब दुल्हा दुल्हन के घर आता है तो जब औरतें उसके स्वागत में वो जानने उसको देखने के लिए जो गीत गाती है वो जला गीत कहलाता है। चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है 1857 की क्रांति के समय बड़लू, ये बडलू नहीं है, बड़लू का युद्ध किसके मध्य हुआ था? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। हम हमेशा बहुत सारे युद्ध पढ़ते हैं 1857 की क्रांति से संबंधित युद्धों में। 3 युद्ध अपन बहुत महत्वपूर्ण पढ़ते हैं। देखो कौन कौन सा। सबसे पहले भिथोड़ा का युद्ध, चेलावास का युद्ध और उसके बाद अहुआ का युद्ध। भिथोड़ा का युद्ध, चेलावास का युद्ध और अहुआ का युद्ध, ये 3 युद्ध आप लोगों ने जरूर निश्चित तौर पर पढ़े होंगे। बड़लू का युद्ध हाल ही में जो आरपीएससी का एक पेपर हुआ था उसमें यह प्रश्न पूछा गया था। की के अनुसार जो इसका उत्तर होगा वो होगा मारवाड़ और आसोपा के ठाकुर। आसोपा के ठाकुर शिव सिंह थे और उन्होंने जो है वो अहुआ के ठाकुर की मदद भी की थी और 1857 की क्रांति में ये बड़लू का युद्ध भी लड़ा था। अगर अब मैं बात करूं मारवाड़ और अहुआ के बीच, तो मारवाड़ और अहुआ के बीच जो है वो भिथोड़ा का युद्ध हुआ था जिसमें ओनाड सिंह पमार मारा गया था। इसके अलावा जो चेलावास का युद्ध हुआ था जो अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह और अंग्रेजों के बीच हुआ था, उस युद्ध में अंग्रेज अधिकारी मैक मोशन मारा गया था। तो ये दोनों युद्ध आप ध्यान रखना। 3 तो वो और एक ये बड़लू। नया एकदम लेटेस्ट ये प्रश्न आया था कि बड़लू का युद्ध किन के मध्य हुआ, तो ये मारवाड़ और आसोपा के ठाकुर शिव सिंह के मध्य ये युद्ध हुआ था 1857 की क्रांति के समय। चलते हैं चौथे प्रश्न के लिए। राजस्थान में राजस्थान वानिकी और जैव विविधता विकास परियोजना किस देश के वित्तीय सहयोग से क्रियान्वित की जा रही है? देखो JICA जापान, AFD फ्रांस, FDA फ्रांस या JCIA जापान। यदि इस उत्तर की मैं बात करूं, चौथे नंबर के अपन के उत्तर की बात करें तो इसका उत्तर होगा A ऑप्शन जाइका जापान। कल वाले में भी मैंने आपको बताया था कि जाइका जो है वो राजस्थान में जहां पर पेयजल आपूर्ति करने का काम इस परियोजना के द्वारा किया जा रहा है। उसके अलावा राजस्थान में वानिकी और जैव विविधता विकास परियोजना भी संचालित कर रही है। इसके लिए ये वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। तो दोनों में आप ध्यान रखना, दोनों प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। चलते हैं 5वें प्रश्न की ओर। अनाज रखने के बड़े मृद भांड गोरे व कोठे राजस्थान के किस प्राचीन स्थल से प्राप्त होते हैं? यानी अनाज रखने के लिए गोरे और कोठे बड़े मृद भांड कौन से सभ्यता स्थल से मिले हैं? तिलवाड़ा, बाड़मेर, बूढ़ा पुष्कर अजमेर, आहड़, उदयपुर, कालीबंगा, हनुमानगढ़। इसका जो आंसर है गोरे या कोठे ये प्राप्त होते हैं साथियों आहड़ से। आहड़ सभ्यता से ये गोरे या कोठे प्राप्त होते हैं। आहड़ जो सभ्यता है इसे धूलकोट, अघाटपुर अथवा इसको जो है वो तीसरा क्या नाम है, इसे ताम्रवती नगरी कहा जाता है। ताम्रवती नगरी के नाम से इस सभ्यता स्थल को जाना जाता है। ये आयड़ नदी के किनारे विकसित हुआ है, परंतु इसे बेड़च भी कहा जाता है, बेड़च नदी के किनारे भी कहा जाता है। मोटा मोटी इस नदी का कई बार प्रश्न आया इस सभ्यता का, तो इसे बनास नदी के किनारे भी विकसित सभ्यता माना जाता है। तो दोनों आ सकते हैं, आयड़ नदी भी आ सकती है, बनास भी आ सकती है। आयड़ से तो आहड़ बहुत सरल हो जाएगा, इसलिए बनास नदी ही ज्यादा इसमें दिया जाता है। अब बात करते हैं गोरे या कोठे की। यहां पर धान रखने के लिए बड़े बड़े मृद भांड प्राप्त हुए हैं। उसका कारण क्या है? देखिए आहड़ जो सभ्यता थी
उसके जो घर हैं उनसे लगा प्रत्येक घर से लगभग 2-3 और कई घरों से एक घर से तो 6 चूल्हे प्राप्त हुए हैं। इससे यह पता चलता है कि आहड़ जो सभ्यता थी वो संयुक्त परिवार प्रथा में विश्वास रखती थी। संयुक्त परिवार प्रथा की वो विश्वास रखने वाली व्यवस्था थी। इसका मतलब ये हो गया कि वो संयुक्त परिवार प्रथा में विश्वास रखती थी तो अनाज भी ज्यादा खर्च होता था। इसके लिए बड़े बड़े कोठे बनाए जाते थे, जो मृद भांड होते थे वो बड़े होते थे और उनमें अनाज रखा जाता था। उसके अलावा एक प्रश्न और आ सकता है कि लाल और काले मृद भांड कौन सी सभ्यता स्थल के हैं? लाल व काले मृद भांड, मृद भांड कौन सी सभ्यता से संबंधित है? तो ये भी लाल व काले मृद भांड भी जो है वो आहड़ सभ्यता से संबंधित है। होता क्या था, मिट्टी के जब जो है वो मृद भांड बनाए जाते थे उनको क्या करते थे कि उल्टी तपाई विधि से तपाया जाता था, उल्टा करके अंदर से तपाया जाता था, जिससे क्या होता था कि मृद भांड अंदर से एकदम काला होकर ऊपर से भी थोड़ा काला हो जाता था और नीचे से तपने के कारण बाकी बाहर का रंग जो है वो लाल दिखाई देता था। इसलिए उन मृद भांडों को लाल व काले मृद भांड कहा जाता था। तो लाल व काले मृद भांड भी आहड़ सभ्यता के है, गोरे और कोठे मृद भांड भी आहड़ सभ्यता से रिलेटेड है। इसे ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता था और इस सभ्यता का प्रमुख जो व्यवसाय था वो वैसे तो कृषि था, लेकिन तांबा गलाकर भी ये जो है वो अन्य सभ्यताओं को या अन्य सभ्यता स्थलों को निर्यात करते थे। चलते हैं छठे प्रश्न की ओर। निम्नांकित मुख्यमंत्रियों में से कौन राजस्थान के विधानसभा के अध्यक्ष पद पर भी रहे? देखो, राजस्थान का निम्न में से कौन से ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो विधानसभा अध्यक्ष पद पर भी रहे? देखिए, इन मुख्यमंत्रियों में जयनारायण जी व्यास, हीरालाल देवपुरा, टीकाराम जी पालीवाल और शिवचरण जी माथुर, इन जो मुख्यमंत्री है इनमें हीरालाल देवपुरा जी एक ऐसे मुख्यमंत्री है जो विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे थे। यानी राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री जो विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे वो थे हीरालाल देवपुरा। इसके अलावा आप एक नाम और जरूर याद रखिएगा, हरिशंकर भाबड़ा। हरिशंकर भाबड़ा, हरिशंकर भाबड़ा भी काफी महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये राजस्थान के एकमात्र उप मुख्यमंत्री है जो पूर्व में विधानसभा के अध्यक्ष रहे। तो ये पूछा हुआ है तो अगली बार ये भी पूछ सकते हैं कि राजस्थान के एकमात्र उप मुख्यमंत्री जो पूर्व में विधानसभा के अध्यक्ष रहे। हरिशंकर भाबड़ा 2 बार विधानसभा के अध्यक्ष रहे थे और सर्वाधिक समय तक उप मुख्यमंत्री के पद पर रहने वाले व्यक्ति थे। अब जब उप मुख्यमंत्री की बात आती है तो पालीवाल जी के बारे में बता दिया। पालीवाल जी जगह है वह राजस्थान का एकमात्र ऐसा मुख्यमंत्री है जगह मुख्यमंत्री भी बनेगा है और सागे सागे उप मुख्यमंत्री भी बनेगा है। यानी पहले मुख्यमंत्री रह गया और बाद में वह उप मुख्यमंत्री भी बन गया। यानी राजस्थान का एकमात्र मुख्यमंत्री जगह उप मुख्यमंत्री के पद पर भी रहे वह है टीकाराम जी पालीवाल। इसके अलावा बात करा पंडित जयनारायण व्यास की तो पंडित जी जगह है वह राजस्थान का एकमात्र मुख्यमंत्री है जगह मनोनीत मुख्यमंत्री भी रहा है और राजस्थान का वह जगह है वह निर्वाचित मुख्यमंत्री भी रहा है। तो पहला प्रश्न को भी तो उत्तर हो गयो हीरालाल देवपुरा भी के अलावा मैं थाने और बता दियो हरिशंकर जी भाबड़ा को नाम ध्यान रखा क्योंकि ए उप मुख्यमंत्री भी रहा है और विधानसभा का अध्यक्ष भी रहा है। चला आगे 7वां प्रश्न की ओर। 7वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा दिया जाता है? देखो, जलवायु और पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा जो पुरस्कार दिया जाता है वो किस जो है वो नेता के नाम पर है या किस समाज सेवी या किस पर्यावरणविद के नाम पर है? देखो, सालिम अली ये भारत में जो है वो किस लिए जाने जाते हैं? पक्षी वैज्ञानिक के रूप में जाने जाते हैं। कैलाश सांकला इन्हें तो टाइगर मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। उसके अलावा इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ये दोनों तो माँ बेटे हैं। इसका उत्तर होगा राजीव गांधी पर्यावरण जो संरक्षण पुरस्कार है वो दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा दिया जाता है? तो राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है। अब बात ये आती है कि यह पुरस्कार आखिर दिया किसको जाता है? तो इस पुरस्कार की मैं बात करूं तो यह पुरस्कार उन औद्योगिक इकाइयों को दिया जाता है, उन औद्योगिक इकाइयों को दिया जाता है जो पर्यावरण प्रदूषण को रोकने में जो है वो महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान करती है। उनको पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है। लेटेस्ट का प्रश्न है, आया हुआ प्रश्न है, दोबारा पूछा जा सकता है। चलते हैं आगे 8वें प्रश्न में।
8वां प्रश्न है रामा, नाथा, छज्जू और सेफू किस चित्र शैली के चित्रकार है? कल मैंने आपको बीकानेर चित्र शैली के चित्रकारों के बारे में बताया था। आज अलवर का है, जोधपुर का है, मेवाड़ का है, जयपुर का है। अलवर के तो मैंने बक्सा राम और वो आपको बताए ही थे, तो अलवर के तो है नहीं। ये चित्रकार जो हैं वो जोधपुर शैली के चित्रकार हैं। आजकल चित्रकारों का नाम लगभग परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो इम भी पूछ सके, थर्ड ग्रेड रीट मेंस में इतना पेपर हो सी मामू 2-3 में पक्का पूछ सी कह वह चित्रकार कौन सा है, तो याद कर लिया रामा, नाथा, छज्जू और सेप्पू जो का है वह जोधपुर शैली का चित्रकार है। जोधपुर शैली की है इको उद्भव की का काल में हो, तो इको उद्भव हो राव मालदेव के काल में। राव मालदेव के काल में इसका राव मालदेव उदय के समय, उदय इसका राव मालदेव के समय, स्वर्णकाल जसवंत सिंह प्रथम, स्वर्णकाल यानी जोधपुर चित्र शैली का स्वर्णकाल किसके काल को कहा जाता है? जसवंत सिंह प्रथम के काल को स्वर्णकाल कहा जाता है। इसके अलावा डोलामारू के चित्र और बहुत सारे प्रसिद्ध चित्रों की बात करें, रागमाला के, मुम्मल के, निहालदे के, ये सारे जो चित्र जिससे संबंधित है वो है जोधपुर चित्र शैली। और जरूर ध्यान रखिए चित्रकार कौन सा है। चला आगे 9वें प्रश्न में, विमल वसई मंदिर के शिल्पी कौन है? कौन 2 बार छप गया, बाकी एक काट दिया बा। विमल वसई मंदिर के शिल्पी कौन है? तो जो आप बात करें तो शोभन देव है, कीर्तिधर है, दीपाक है, वास्तुपाल है। बात कर रहे हैं अपन विमल वसई मंदिर की, तो विमल वसई मंदिर की मैं बात करूं तो इन मंदिरों को जो है वो वास्तुपाल और तेजपाल 2 भाई थे। निर्माता वास्तुपाल और तेजपाल ने इन मंदिरों का निर्माण करवाया। ठीक है। दूसरा प्रश्न यह बनता है कि इन मंदिरों को किसको समर्पित है? ये है किसके? तो ये मंदिर आदिनाथ ऋषभदेव के है। आदिनाथ ऋषभदेव को समर्पित, तो आदिनाथ ऋषभदेव को यह समर्पित है। अब बात आती है कि इनका शिल्पी कौन है? तो इनका शिल्पी है कीर्तिधर। इन मंदिरों का जो शिल्पी है वो है कीर्तिधर। याद रखना, ये जो जैन मंदिर है ये माउंट आबू में है और इनका निर्माण वास्तुपाल तेजपाल ने करवाया और इनका जो शिल्पी था वो था कीर्तिधर। तो कीर्तिधर के नेतृत्व में इन मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। इसके अलावा अपन आगे बात करें तो चलते हैं 10वें प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न है मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना कब की गई? मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना की गई 1931 ईस्वी में। 1931 ईस्वी में मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना की गई और ये स्थापना करने वाले व्यक्ति थे पंडित जय नारायण व्यास। जय नारायण व्यास के द्वारा जो है वो मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना की गई। तो मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना 1931 में हुई और इसके संस्थापक थे पंडित जय नारायण व्यास। और इस सभा ने मारवाड़ में जो है वो कई आंदोलनों का नेतृत्व किया युवाओं को जोड़ने के साथ। तो बात करते हैं अगले प्रश्न की। 11वां प्रश्न, इन घटनाओं का सही कालक्रम क्या है? यानी ये घटनाएं कब हुई, इनको आप क्रम से इन घटनाओं को लगाना है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं डाबड़ा हत्याकांड की। यह डाबड़ा कांड 1947 में हुआ था। ये डाबड़ा हत्याकांड ये डाबड़ा नागौर में स्थित है और ये प्रतंत्र राजस्थान का अंतिम हत्याकांड था, जिसमें जो है वो मोतीलाल चौधरी के घर एक सम्मेलन हो रहा था और उस सम्मेलन में जो है वो देसी फौज ने अंग्रेजों के साथ मिलकर गोलियां बरसा दी, जिसमें लगभग 13 किसान जो है वो मारे गए थे। तो ये नागौर में है, ये 1947 में हुआ था। उसके बाद बात करते हैं नीमूचना। ये 1925 में नीमूचना अलवर में है। मैंने आपको बताया था कि नीमूचना अलवर में है और इस हत्याकांड के बारे में मैंने आपको बताया था कि महाराजा जय सिंह ने जब अलवर की जो लगान की दरें थी
उनको रिवर्ट किया या उनको दोबारा फिक्स किया, तो ये विवाद हुआ था। नीमूचना में जो है वो किसानों ने एक सभा का आयोजन किया जिसमें जय सिंह की फौज ने अंग्रेजों के साथ मिलकर गोलियां चलवा दी। इसमें बहुत सारे निर्दोष किसान मारे गए थे। इस हत्याकांड को गांधी जी ने डबल डायरिज्म डिस्टल्ड या इसे दोहरी डायर शाही के नाम से बताया है। अगला चंडावल कांड, ये 1942 में 1942 में हुआ था चंडावल कांड। ये चंडावल में क्या हुआ था कि चंडावल में जो है हम सम्मेलन नहीं होने देंगे किसानों का, उसको लेकर यह विवाद हुआ था। उसके अलावा मानगढ़ की बात करें तो मानगढ़ के दो आते हैं, एक 1908 आता है, एक 1913 आता है। ज्यादातर ये मानते हैं कि यह हत्याकांड 1913 में हुआ था। गुरु गोविंद या गोविंद गुरु जिनको अपन कहते हैं, गोविंद गुरु ने संप सभा की स्थापना की थी। इस संप सभा के अधिवेशन आयोजित होते थे, तो ये मानगढ़ की पहाड़ी पर जो है वो हर साल अधिवेशन आयोजित होता था जिसमें अंग्रेजों ने गोलियां चला दी। इसे राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहा जाता है। तो घटनाओं को जचा लेते हैं। सबसे पुरानी घटना तो 1913 की हो गई, तो 4 नंबर, फिर आता है 2, फिर आता है 3 और फिर आता है 1। 4 2 3 1 कौन सा है? 4 2 3 1। 4 2 3 1 तो इसमें है ही नहीं, तो लिखना पड़ेगा अपने को। ये तो गड़बड़ हो गया, कहीं लिख देते हैं। ये ऑप्शन सही है, 4 2 3 1। इसमें लिख देते हैं कि 4 2 3 1। ये सही कर लेते हैं अपन। कोई होगी लिखने में मिस्टेक, बाकी उत्तर ये सही होगा 4 2 3 1। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 12वां प्रश्न है, वन्य जीव प्रबंधन एवं रेगिस्तानी पारितंत्र प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया है। यानी वन्य जीव प्रबंधन एवं रेगिस्तानी पारितंत्र प्रशिक्षण केंद्र कहां स्थापित किया गया है? जोरबीड़ बीकानेर, सम जैसलमेर, ताल छापर चूरू या बिलाड़ा जोधपुर में। अगर मैं इसकी बात करूं तो 1 अक्टूबर 2021 को 1 अक्टूबर 2021 को तत्कालीन पर्यावरण मंत्री सुखराम बिश्नोई ने जो है वो ताल छापर चूरू में इस वन्य जीव प्रबंधन एवं रेगिस्तानी पारितंत्र प्रशिक्षण केंद्र को जो है वो उद्घाटन किया है। तो इसका उद्घाटन हुआ 1 अक्टूबर 2021 को। और ये कहां स्थित है? ये स्थित है ताल छापर चूरू में। बहुत सारे बच्चों की मांग थी कि करंट के प्रश्न भी आप शामिल करें, तो आज के क्लास में 4-5 करंट के प्रश्न मैंने शामिल किए हैं, उनमें से एक ये भी है। तो ये आप देख सकते हैं जोड़बीड़ बीकानेर, यहाँ ऊंट अनुसंधान केंद्र है और अश्व अनुसंधान केंद्र भी यहीं स्थित है, तो इसका ध्यान भी रखना। बिलाड़ा जोधपुर में है, आई माता का स्थान है, काफी फेमस है, लेकिन इसका उत्तर तो ताल छापर होगा। और एक दिन मैंने आपको यह भी प्रश्न पूछा था कि ताल छापर किसके लिए प्रसिद्ध है, तो काले हिरण या कृष्ण मृग के लिए जो है वो ताल छापर काफी प्रसिद्ध है। चलते हैं 13वें प्रश्न की ओर। 13वां प्रश्न है, अजय राज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अजय राज अजमेर के शासक हैं जिन्होंने अजमेर नगर की स्थापना की थी। उनके बारे में देखिए, उन्हें अपने समय में सोने के सिक्के पर श्री अजय देव के रूप में प्रदर्शित किया गया था। ये लाइन तो सही है, लेकिन सोने के सिक्के वाली गलत बात हो गई। ये जो सिक्के थे ये चांदी के सिक्के थे, चांदी के सिक्कों पर। यहां पर अगर चांदी होता तो सही हो जाता, तो ये गलत हो गया पहला कथन। तो चांदी के सिक्कों पर श्री अजय राज लिखा हुआ था। उसके बाद ये पृथ्वीराज चौहान के पुत्र थे। ये पृथ्वीराज चौहान प्रथम के पुत्र थे। मैंने आपको कल भी बताया था ये पृथ्वीराज चौहान प्रथम के पुत्र थे और इन्होंने 700 चालुक्यों की हत्या की थी, ऐसा जयानक ने बताया है। तो इसका आंसर तो हो गया केवल 2। केवल दूसरा कथन सही है, पहला कथन गलत है। दूसरी बात इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा, जो कल के वीडियो में भी थी, कि सोबल देवी या सोपन देवी या सोमलवती जो थी, सोमलवती या सोमन देवी जो थी, वो इनकी पत्नी थी और उनके नाम के सिक्के जो है वो अजय राज ने जारी करवाए थे। तो ये कल वाले में आप देखना,
उसमें भी ये मैंने प्रश्न शामिल किया था। तो अजय राज एक महत्वपूर्ण शासक है। इन्होंने तारागढ़ दुर्ग, जिसे अजय मेरू दुर्ग के नाम से स्थापित किया गया था, जो वर्तमान में तारागढ़ के नाम से जाना जाता है, उसका निर्माण भी अजय राज ने करवाया था। अजय मेरू नगर की स्थापना की थी और दिल्ली पर भी इन्होंने हमला किया था। चलो, निम्न में से किस मंदिर को मामादेव का मंदिर भी कहा जाता है? देखो, कुंभ स्वामी मंदिर चित्तौड़ में है, कुंभ श्याम मंदिर कुंभलगढ़ वाला, श्रृंगार चौरी चित्तौड़ में, एकलिंग जी महाराज का मंदिर जो है ये इसी को प्रमुख मानकर मेवाड़ के राणा अपना राज्य किया करते थे। तो इन्हीं का जो है वो वंशज मानते हैं। ये यहाँ पर उत्तर होगा इस प्रश्न का उत्तर कुंभ श्याम मंदिर कुंभलगढ़। निम्न में से किस मंदिर को मामादेव का मंदिर कहा जाता है? तो मामादेव को जो मंदिर कहा है वो कुंभ श्याम मंदिर ने कहा है, वो कुंभलगढ़ में है। ई मंदिर की खास बात आ है कि 1468 ईस्वी में राणा उद्दा, जो राणा कुंभा का पुत्र था, वो बांगी हत्या कर दी। तो राणा उद्दा की जगह हत्या है, राणा कुंभा की जगह हत्या है वह राणा उद्दा करी। और कौन सा मंदिर में करी? मामादेव का मंदिर में पढ़ो लो। इन्हीं मामादेव को मंदिर का कुंभ श्याम मंदिर जो कुंभलगढ़ में स्थित है, बिन ही मामादेव का मंदिर का नाम जानियो जावे। चला 15वां प्रश्न का। 15वां है, चौथ माता किस जनजाति की आराध्य देवी है? कंजर, डामोर, ग्रासिया या सांसी? जब बात करा चौथ माता की, तो चौथ माता जी की है वह कंजर जाति की आराध्य देवी है। कंजर जाति के आराध्य देवी है। अगर कंजर जाति का आराध्य देवता देखा आपा, आराध्य देवता है बालाजी, हनुमान जी, तो आराध्य देवता तो बालाजी है और आराध्य देवी चौथ माता है। इसके अलावा कंजरा की आप बात करा तो जो का कंजर है, कंजरों में मुखिया जो होता है, कंजर मुखिया, कंजरों का मुखिया, कंजरों का मुखिया पटेल कहलाता है। कंजरों का जो मुखिया होता है उसे पटेल कहा जाता है। इसके अलावा आपने नृत्य सुना होगा, चक्री नृत्य। चक्री नृत्य जो होता है वो कंजरों का प्रमुख नृत्य होता है। इसके अलावा कंजर अपने घरों में जो है वो क्या बोलते हैं, उनको दरवाजे नहीं लगाते, क्योंकि इनका मुख्य व्यवसाय, कई कहते हैं कि चोरी करना होता है। तो ये जो है वो अपने घरों में दरवाजे नहीं लगाते ताकि भागने में इन्हें आसानी रहे। और घर के पीछे जो होता है वो एक खिड़की रखते हैं जिस खिड़की से ये आसानी से भाग जाए। और ए भैंसासुर की पूजा करे बांसे को नहीं, क्योंकि ये चोरी पर जाते हैं, उस समय जो है वो भैंसासुर की फुड़ की पूजा करते हैं। चलो आगे 16वां प्रश्न का। 16वां प्रश्न, एक 10 वर्ष की आयु का बालक जो पूर्व में कभी स्कूल नहीं गया हो, किस कक्षा में प्रवेश योग्य होगा? देखो, आरटीई 2009 को प्रश्न है। आरटीई राइट टू एजुकेशन 2009 से जुड़ा हुआ प्रश्न है। शैक्षिक परिदृश्य का प्रश्न है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। का एक टाबर 10 साल को हो गयो, अरे वो आज तक स्कूल कौन गयो, तो वो स्कूल में आता ही बिना कौन सी क्लास में एडमिशन मिलती? यदि अब बात 1 अप्रैल 2010 पहली की होती, यानी जिस दिन आरटीई लागू है अभी 9 पहली की बात होती, तो भी टाबर ने पहली क्लास में एडमिशन मिलता, चाहे वो खुद स्कूल गयो हुआ है हर चाहे ना गयो हुआ है, उसको पहली क्लास में एडमिशन लेना पड़ता। लेकिन यहाँ बात क्या चल रही है? यह बात चल रही है आरटीई के बाद की, तो बिन कितनी क्लास में उसी। देखो, सरकार ये मानती है, आरटीई ये मानता है कि 6 वर्ष का बच्चा पहली क्लास में होना चाहिए। तो 6 वर्ष को पहली में उसी, तो 7 को दूसरी में, 8 को तीसरी में, 9 को चौथी में, 10 को 5वीं क्लास में। यानी वो टाबर कितनी क्लास में होना चाहिए? 5वीं क्लास में होना चाहिए। तो 5वीं क्लास में उत्तर उसी। वो ध्यान रखा कि पहली क्लास में कितना होना चाहिए? पहली कक्षा में 6 वर्ष का। देखो, 6 वर्ष का होना जरूरी है। अब आप कहेंगे कि 5 अरब को एडमिशन क्लास का, बिल्कुल क्लास को 5 अरब को क्लास को और 4 अरब को क्लास को पहली क्लास में। लेकिन जब आरटी की बात आती है, जब बच्चा कभी स्कूल ही नहीं गया, तब बात आती है तो थाने 6वीं ही गिननो है। अगर 11 साल को तो 6ठी मोजी, 12 को तो 7वीं मोजी, और 13 को तो 8वीं मोजी। 8वीं से ऊपर जगह है भी बच्चे को एडमिशन फिर यहाँ हुआ है को नहीं, आ ध्यान रखा। तो इसलिए जो है वो अगर वो 10 साल का है तो 6 से गिन लीजिए, 6, 7, 8, 9, 10, तो वो 5वीं हो गई। 5वीं क्लास में उसका एडमिशन होगा। चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है?
कौन सो कथन आमू सही को नहीं आ छाटनी अपन। गणेश्वर एक उत्खनन स्थल नहीं है, आ तो गलत है, क्यों गणेश्वर तो राजस्थान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण उत्खनन स्थल है, नीमका थाना में स्थित है। और ये स्थल तो इतना महत्वपूर्ण है कि राजस्थान में इसे समस्त ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों की जननी कहा जाता है। और ये अपने आसपास के जो है जितने भी जो संस्कृतियां जन्मी उनको ये तांबा निर्यात करता था। बेराट एक ग्राम्य संस्कृति केंद्र था, बेराट एक शहरी संस्कृति केंद्र था जो लोहा युगीन सभ्यता से संबंधित था। कालीबंगा लोहा युग संस्कृति का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। अगला तो गयो वो तो कांस्य युगीन सभ्यता को एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। आड़वासियों का मुख्य व्यवसाय तांबा गलाना था, मैंने आपको बताया भी था। एक बार आड़ का प्रश्न आया था आज ही की क्लास में, तो मैंने बताया था कि आहड़ जो सभ्यता के लोग थे उनका मुख्य व्यवसाय तांबा गलाना था। यही कारण था कि आहड़ को ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है। तो आहड़ को जरूर ध्यान रखा, आहड़ ने ताम्रवती नगरी भी कहे, आ लोगों को मुख्य व्यवसाय तांबो गलाने को। तो चलना आगे 18वां प्रश्न का। 18वां प्रश्न है कि आरटी 2009 के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। आरटी 2009 में बताया गया है कौन सा कथन असत्य है। 6 से 14 वर्ष तक की आयु के विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा प्राप्त होगी। बिल्कुल 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। थोड़ा छोटो कर लू दिख रही होगा नहीं होलो था। तो 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, बिल्कुल सही बात है, 101% देसी। दूसरा है विद्यालय प्रबंधन समिति का, मैं तुम बताइए धारा 21 में विद्यालय प्रबंधन समिति को उल्लेख है, कोई दिक्कत को नहीं। प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन करने का भी प्रावधान है, लेकिन शिक्षक न्यूनतम 50 घंटों का अध्ययन करवाएगा ना, ये गलत है। यह मैंने आपको 2-3 बार करवाया है कि शिक्षक 45 घंटों का अध्ययन करवाएगा। कितने घंटों का? 45 घंटे, ये ध्यान रखना, 50 घंटे नहीं होंगे। शिक्षक कितने घंटों का अध्ययन करवाएगा? 45 घंटों का अध्ययन करवाएगा। कम से कम 8-10 परीक्षाओं में बारी बारी ये प्रश्न पूछा गया है कि इसका उत्तर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा कि 45 घंटों का अध्ययन कराएगा। इसने 50 दे रखे हैं, तो यही कथन इसका गलत हो गया। तो 18वें में हो गया सी। चलिए आगे 19 नंबर, निम्नलिखित में से किस जिले में अरावली पर्वतमाला का क्षेत्र सबसे कम है? इन जिलों में सबसे कम किस में है? देखो वैसे तो सबसे कम जो क्षेत्र है अरावली पर्वतमाला का वो अजमेर में है, लेकिन ये इन जिलों में पूछा है तो डूंगरपुर में जो है वो अरावली माला का विस्तार है ही नहीं। बाकी में है, इनमें बांसवाड़ा में कुछ है, इनमें कुछ कुछ है, लेकिन डूंगरपुर इनमें वो जिला है जहां अरावली पर्वतमाला है तो भी बहुत कम मात्रा में है या बिल्कुल नहीं है। तो इन जिलों में अगर देखें तो डूंगरपुर सबसे कम है। वैसे आपने पढ़ा होगा कि इसका जो है वो फैलाव अजमेर में कम है। अजमेर में वायु घाटियां ज्यादा है लेकिन पहाड़ तो है ही, लेकिन डूंगरपुर जो है उसमें बहुत ही कम है। हाल ही में जो पेपर हुआ है उसमें ये प्रश्न आया था, एआरओ का पेपर हुआ था, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था, बहुत ही बढ़िया प्रश्न था। लोग कंफ्यूज होकर इसमें अजमेर कर देते हैं, लेकिन आप ध्यान रखना इसका आंसर डूंगरपुर होगा। और आरपीएससी द्वारा जारी की के अनुसार ये उत्तर है, तो कोई इसमें जो है वो कंफ्यूजन है ही नहीं, आप इस पर सोचना ही मत। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कि कौन सी एक तरफ नदी दी हुई है, एक तरफ सहायक नदी दी हुई है, कौन सी किसकी सहायक नदी नहीं है? पहले बात करते हैं माई की सहायक नदी। सोम, माई, जाखम ये तो बेणेश्वर में मिलती है, तो आ तो सही है ही। वाह। बनास की कोठ्यारी, कोठ्यारी नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? आपको ध्यान होगा, मेजा बांध बना हुआ है, मेजा बांध, और ये भीलवाड़ा जिले को पेयजल की आपूर्ति करता है, तो आ बनास की सहायक नदी है। इसके अलावा बात करा बांडी, बांडी नदी भी जिकी है वह लूणी की सहायक नदी है। इसके अलावा आपने जवाई नदी सुना होगा, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, जिस पर मारवाड़ का अमृत सरोवर पाली बांध बना हुआ है जवाई नदी पर सुमेरपुर में। लेकिन ये जो मोरेन, या इसे कई जगह आपको मोरेल भी मिल सकता है, मोरेन या मोरेल जो नदी है ये गलत है, ये साबरमती की सहायक नदी नहीं है। ये मोरेल या मोरेन जो है वो बनास की सहायक नदी है। तो इसके आगे अगर बनास लिख देता तो सही होता, ये सही सुमेलित नहीं है। चलते हैं आगे 21वें प्रश्न की ओर। नानक भील नामक किसान की मृत्यु निम्न में से किस किसान आंदोलन के दौरान हुई?
बेंगू, बिजोलिया, बूंदी या बीकानेर किसान आंदोलन। यदि मैं बात करूं नानक भील की, नानक भील डाबड़ा हत्याकांड से संबंधित है। नानक भील डाबड़ा नाम आ गया, डाबी हत्याकांड से संबंधित है। और ये जो आंदोलन हुआ था या ये जो हत्या हुई थी वो बूंदी किसान आंदोलन के दौरान डाबी हत्याकांड में नानक भील शहीद हुए थे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं रूपा जी और कृपा जी की, रूपा जी और कृपा जी की, तो वो बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित थे। बेंगू चित्तौड़गढ़ में है। इस आंदोलन का नेतृत्व राम नारायण चौधरी ने किया था। बिजोलिया किसान आंदोलन का जो नेतृत्व था वो विजय सिंह पथिक ने किया था। इसके अलावा बीकानेर में किसान आंदोलन जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? दूधवा खारा में हुआ था। और कई बार फिर प्रश्न आया भी हुआ है कि दूधवा खारा जो है वो कौन सी रियासत के अंतर्गत आता था? बीकानेर रियासत के अंतर्गत आता था। एक दिन आपको कांगड़ कांड बताया था, कांगड़ कांड भी बीकानेर रियासत के अंतर्गत हुआ था। लेकिन यह नानक भील का पूछा है तो उनका बूंदी में जो है उनकी हत्या हुई थी। 22वां प्रश्न, राजस्थान का प्रथम बर्ड पार्क किस शहर में स्थापित किया गया है? नागौर, अलवर, उदयपुर या प्रतापगढ़? यदि 22वें प्रश्न की अपन बात करें तो उदयपुर के गुलाब बाग में 12 मई 2022 को उदयपुर के गुलाबपुर पार्क में पार्क में 12 मई 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसका उद्घाटन किया। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसका उद्घाटन किया। तो निश्चित तौर पर जो है वो इसका उत्तर होगा उदयपुर। यह हाल ही में जारी किया गया है। आगे चलते हैं। 1942 ईस्वी में भूख हड़ताल के कारण जोधपुर के किस सत्याग्रही की मृत्यु हो गई? देखो, जोधपुर जेल में जो है वो जोधपुर मारवाड़ प्रजामंडल के एक कार्यकर्ता थे जिनका नाम था बाल मुकुंद बिस्सा। बाल मुकुंद बिस्सा ने जेल में भूख हड़ताल की थी और उस भूख हड़ताल के कारण उनकी जेल में मृत्यु हो गई थी। तो बाल मुकुंद बिस्सा वे क्रांतिकारी थे जिनकी जेल में हत्या कर दी गई थी, या भूख हड़ताल के कारण जिनकी मृत्यु हो गई थी, बाल मुकुंद बिस्सा। बच्च बारस का त्योहार कब मनाया जाता है? बच्च बारस की बात करें तो यह त्योहार जो है वो भाद्रपद कृष्ण द्वादशी को मनाया जाता है। भाद्रपद कृष्ण द्वादशी को बच्च बारस का त्योहार मनाया जाता है। और त्योहार से याद आ गया कि आज महाशिवरात्रि है। भगवान शिव की शादी हुई थी इस दिन और वो ब्याह हुआ फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी ने। तो फागुन महीने की अंधेर पक की जगह तेरस है बिना शिवरात्रि आवे। तो बोलो हर हर महादेव। तो शिव जी की हो ब्याह बिन हो बच्च बारस को त्योहार भाद्रपद कृष्ण द्वादशी ने मनाई जाए। भादुआ में घना ही त्योहार आवे। गोगो जी को त्योहार भी भाद्रपद कृष्ण नवमी में आवे। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी ने जन्माष्टमी आवे। और भाद्रपद कृष्ण तृतीया ने बड़ी तीज या जकीनापा बा के कवा सातुड़ी तीज कवा बाबी ईद ई महीने में यानी भादुओ है। इनमें बहुत सारा त्योहार मनाई जाए। इसके अलावा अश्विन शुक्ल दशमी हो तो द्वादशी दे रखी है। अश्विन शुक्ल दशमी ने जो है वो दशहरो मनाई जाए और बहुत सारा त्योहार मनाई जाए। होली आना रही है, फाल्गुन पूर्णिमा ने होली मनाई जाए, अभी ध्यान रखा। और चैत्र कृष्ण एकम ने जो है वो गुलंडी मनाई जाए, रंग रंग खेला बा अगले दिन हुए। जालोर के चौहानों की कुल देवी निम्न में से कौन सी है? जालोर के चौहानों की यदि अपन बात करें तो जालोर के चौहानों की कुल देवी है आशापुरा माता। वैसे चौहान वंश की कुल देवी आशापुरा माता ही है, लेकिन जो अजमेर के चौहान हैं वो शाकंभरी माता के उपासक हैं। हालांकि उनकी कुल देवी तो उनकी भी आशापुरा माता है, तो शाकंभरी माता भी उनसे जुड़ी हुई है। इसके अलावा बात करें नागणेची माता, ये राठौड़ों की कुल देवी है। राठौड़ों की कुल देवी नागणेची माता है।
लेकिन यदि अपन बात करें कि बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी तो करणी माता है। इसके अलावा जो अन्नपूर्णा माता है या शीला देवी अन्नपूर्णा माता है, ये जयपुर के कच्छाओं से संबंधित है। शीला देवी कुल देवी है, आराध्य देवी अन्नपूर्णा माता है, अलग अलग है, ध्यान रखना। तो आज के वीडियो में अपन ने 25 प्रश्न देखे। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। 25 में से आपने कितने सही किए ये भी आप जो है वो बताइए। साथ ही यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो निश्चित तौर से चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही मैं विनोद जी स्वामी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने मेरे जो वीडियो है उसको अपने ग्रुप में शेयर किया। और मैं आपको एक बात बता दूं अपने दर्शकों से कि विनोद स्वामी जो है वो करंट जो नवीनतम समसामयिकी है उनके बहुत अच्छे लेखक है और लगातार वो इसकी पुस्तकें निकाल रहे हैं। आप उनकी पुस्तकें कहीं से भी बाजार से खरीद सकते हैं, उपलब्ध रहती है। बहुत ही प्रसिद्ध लेखक बन चुके हैं विनोद स्वामी। और प्रसिद्ध किस लिए बने हैं? क्योंकि परीक्षाओं में लगातार उनके जो प्रश्न है वो पूछे जा रहे हैं। तो आप विनोद स्वामी जी की जो पुस्तक है वो जरूर खरीदिए। 3rd ग्रेड के बहुत कम दिन बचे हैं। अगर आपको करंट की सटीक तैयारी करनी है तो आप विनोद स्वामी की पुस्तक जरूर पढ़िए, मैं आपको इसके लिए रिकमेंड करता हूं। बाकी आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। राम राम, जय हिंद, जय भारत।